हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। देखो, जब भी येलो डिस्कलरेशन हो ऑफ द स्किन और म्यूकोसा की, ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन का एक्सेस हो जाता है, कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन इन द टिश्यू एंड प्लाज्मा। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन लेवल शुड बी इन excess like 7 milligram per deciliter. A value of more than 50 milligram per deciliter is considered to be severe. और ये जो जॉन्डिस होता है ना, ये 80% टर्म न्यूबॉर्न में होता ही होता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्री टर्म न्यूबॉर्न डेवलप क्लिनिकल जॉन्डिस। मीन्स क्या क्लिनिकली पता चल सकता है कि इसमें जॉन्डिस है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, बिलिरुबिन का सोर्स एंड मेटाबॉलिज्म। नाउ कम टू द कॉज ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। देखो, दो तरह के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होते हैं, एक नॉन फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमेशा सेकंड डे पर होता है और थर्ड डे पे होता है, और 7 से 10 दिन के अंदर वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, और अगर प्रीमेच्योर न्यूनेट है तो उसमें थोड़ा सा बाद में होता है, मतलब फर्स्ट 24 आवर्स में ये नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमेशा सेकंड और थर्ड डे पर होता है। ठीक है, टर्म नियोनेट में ये लेवल हो सकता है 3 to 5 mg/dl। ठीक है, और इसका अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन होता है 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ द फिजियोलॉजिकल रेंज। ठीक है, प्रीटर्म अगर इन्फेंट हुआ तो उसमें बिलिरुबिन का लेवल हो सकता है 12 से 15 mg पर। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ना हमेशा अनकॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है, इसका कॉज पढ़ लेते हैं। कॉज ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन प्रोडक्शन आर, जब भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो फिर एंड प्रोडक्ट क्या होता है? बिलिरुबिन। सो इंक्रीज रेड सेल वॉल्यूम पर केजी एंड इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द शॉर्टर लाइफ स्पैन। क्योंकि न्यूनेट्स में क्या होता है, आरबीसी की लाइफ स्पैन 90 डेज होती है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट। ठीक है, ट्रांजिएंट decrease conjugation of bilirubin due to the decrease UGPG-GT एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से बिलिरुबिन का कंजुगेशन नहीं हो पा रहा, बाइंडिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन ड्यू टू द डिक्रीज गट मोटिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ इंटेस्टाइन बीटा ग्लूकोराइनेडेज। ठीक है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज हिपैटिक एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। देखो, लीवर में जाके बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन होगा, यहाँ पर पहले बाइंडिंग होगी फिर एक्सक्रीशन होगा, लेकिन क्या हो रहा है, वो सर्कुलेशन में ही है, तो डिक्रीज हिपैटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में है लेकिन डिक्रीज हिपैटिक एक्सक्रीशन, सॉरी, लीवर में जाके ये काम नहीं हो रहा है। डिक्रीज लीवर सेल अपटेक ऑफ बिलिरुबिन ड्यू टू द डिक्रीज लाइगेंड यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखो, इसका एक मैकेनिज्म है जो नहीं पढ़ा हमने, फिजियोलॉजी में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, लीवर में जाने कर बिलिरुबिन जाता है, फिर कॉन्जुगेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, तो फिर इसका मेटाबॉलिज्म ये है नॉर्मल। तो उसके लिए सर्टेन एंजाइम भी चाहिए होते हैं और सर्टेन प्रोटीन भी चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लीवर के सेल ना अपटेक नहीं कर रहे हैं बिलिरुबिन का, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कम है। ठीक है, ये सिंपली दीज आर द कॉजेज फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। द बेबी इज़ गिवन मोर फ्रिक्वेंट फीड। देखो, इसमें ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं कि फ्रिक्वेंट फीड कराओ, मदर फीड, क्योंकि इसमें ना एंजाइम होता है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। In premature babies, careful observation is required and evidence of rising bilirubin near critical level need exchange
transfusion. However, use of phenobarbital and phototherapy is quite useful in such cases. जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उसमें थोड़ा सा केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और उसमें लेवल चेक करते रहते हैं बिलिरुबिन का। बाकी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है क्योंकि ये 7 से 10 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। नाउ कम टू द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पता चल रहा है कि ये मतलब फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? एक्सेसिव रेड सेल हीमोलिसिस, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन? क्योंकि हेमोलिटिक डिजीज़ है न्यूबॉर्न में। क्या क्या हो सकती है वो हेमोलिटिक डिजीज़? फीटो मैटरनल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, जो पढ़ा था हमने RH फैक्टर की वजह से, ठीक है। ABO ग्रुप हो सकता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कैल एंटीजन, ये रेयर है, ठीक है। बोल रहा है कि हेमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है जिसमें आ सकता है RH फैक्टर और ABO। इंक्रीज रेड सेल फ्रिजाइलिटी, अब रेड सेल आरबीसी जो है वो फ्रिजाइल हैं तो उसकी वजह से वो हीमोलाइज्ड कर रहे हैं, जैसे कंजेनाइटल स्फेरोसाइटोसिस में होता है। डिफिशिएंट रेड सेल एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, अब ये एंजाइम जो है वो कम है जिसकी वजह से हेमोलिसिस हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है? एक तो ये हेमोलिटिक डिजीज़, सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है? सेप्सिस। सेप्सिस किसके नतीजे में? इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी हो सकता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा और रिबेला की वजह से। नियोनेटल में इकोलाई की वजह से हो सकता है, जिसकी इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट द वायरस, अगेंस्ट द पैथोजन, तो उसमें रिस्पॉन्स आता है एज आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन का एक्युमुलेशन होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन आ जाती है ब्लड एक्स्ट्रावेजेशन, जिसमें आ जाता है आपका सेफेलोहेमाटोमा और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, जिसकी वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिफेक्टिव डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड क्लियरेंस, क्या बोल रहा है कि बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन डिफेक्टिव है। ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकता है? जब आपका एंजाइम जो है वो ही डेफिशिएंट है, जो एंजाइम का नाम है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ये प्रीटम बेबीज़ में होता है, जिसमें इम्पेयर्ड का लीवर फंक्शन होता है। उसमें प्रीटम बेबीज़ में क्या होता है, लीवर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन होता है, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन में डिफेक्ट होता है। सेकेंड हो जाता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, जिसमें आता है क्रेगलर-नाजार सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, जिसमें आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। थर्ड इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में क्या होता है? इसमें एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, जो हमने बताया था कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ये इनहिबिट हो जाती है। क्यों हो जाती है इनहिबिट? क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेरॉइड होता है 3-अल्फा-20 बीटा प्रेग्नानिन इडियोल एंड इंक्रीज फैटी एसिड ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। जब ब्रेस्ट मिल्क फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा फीड कराते हैं तो ये इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इनहिबिशन। तो वो इनहिबिट करती है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को, जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल जो है वो 7 डे पर इंक्रीज होता है आफ्टर बर्थ टू अ मैक्सिमम, और जाता है 20 से 30 mg पर डे और 14 डे, ठीक है। जॉन्डिस इज यूजुअली माइल्ड एंड इट टेक्स टाइम 4 to 12 वीक्स टू डिसअपेयर। इसमें जॉन्डिस, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में ना, जॉन्डिस जो होता है वो माइल्ड होता है। अच्छा हाँ, अभी ये ख़त्म होने देते हैं फिर बताते हैं। इसमें ना जॉन्डिस माइल्ड होता है और ये इट रियरली कॉज कर्निक्टरस, और 14 डेज तक डिसअपेयर हो जाता है, मतलब 4 to 12 वीक्स तक डिसअपेयर हो जाता है। इट रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। द बिलिरुबिन लेवल इज़ मोर टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्योर्स जॉन्डिस। इसमें सिंपली क्या होता है कि अगर ज़्यादा ही बिलिरुबिन का लेवल होता है तो ब्रेस्ट फीड को थोड़ा कम फ्रिक्वेंट फीड पर रखते हैं और विड्रॉल भी करवाते हैं, विड्रॉल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीड जॉन्डिस में रीकर इन 70% फ्यूचर प्रेगनेंसीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज ड्यू टू द डिक्रीज intake ऑफ मिल्क दैट लीड टू इंक्रीज enterohepatic सर्कुलेशन। नाउ कम टू मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाता है गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। गैलेक्टोसीमिया क्या होती है? देयर इज़ अ हेरिडिटरी डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम
galactose 1-phosphate uridyl transferase, which convert galactose derived from milk into glucose 1-phosphate. As a result, there is increased accumulation of galactose that lead to periportal fibrosis and cirrhosis of liver, जिसकी वजह से फिर impaired function हो जाता है liver का और आगे जाके conjugation नहीं हो रहा होता. The biliary and caniculi are blocked by incapacitated bile and obstructive jaundice result. Baby develop jaundice, hepatomegaly, feeding intolerance, or reducing substance is detected in the urine by clinicists. Breastfeeding is contraindicated because of high lactose content. Lactose-free milk is feeding should be recommended. Now, increase enterohepatic circulation of unconjugated bilirubin. जिसमें रहता है duodenal, atresia pylori और stenosis, less frequent feeding. Substance and disorder that affect binding of bilirubin to albumin. वो सब्सटेंस जो अफेक्ट कर रहे हैं बाइंडिंग पे, जैसे कि एस्पिरिन, सल्फोनामाइड्स एंड फैटी एसिड एंड एस्फिक्सिया, एसिडोसिस, सेप्सिस कंडीशन हो सकता है. हाइपोथर्मिया इंक्रीज फ्री कंजुगेशन बिलिरुबिन लेवल. एंड अदर्स में जाता है आपका कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे एट्रीसिया और स्ट्रक्चर ऑफ बाइलरी कैनुकुलाई, एस्फिक्सिया, पॉलीसाइथीमिया एंड थैलेसीमिया. So we have read about physiological jaundice and pathological jaundice. इसमें क्या होता है कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ना अनकॉन्जुगेटेड होता है मेनली, और ये पाम एंड सोल को अफेक्ट नहीं करता. और वहीं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, और ये सेकेंड डे से स्टार्ट होता है, सेकेंड और थर्ड डे पर. पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, ये फर्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है. ठीक है, पाम और सोल को अफेक्ट करता है ये, और इसमें कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है और अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है. मेनली कॉन्जुगेटेड होता है. सो अभी के लिए इतना ही.